फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टीएच क्लासेस पर। हमारा मोटो है वी टीच यू अचीव, यानी हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करें। लेकर आ गए हैं हमारे चैनल पर जो चल रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़, उसकी एक और नई वीडियो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस 213 इसका कोड है, चैप्टर 3। ठीक है, तो चैप्टर 3 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो वो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आने वाली है, बल्कि आपकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, एंड दैट इज़ माय गारंटी। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम भी जल्दी ही आने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल जाइएगा ही मत, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ आपको लेटेस्ट अपडेट बल्कि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर प्रैक्टिकल की सीरीज़ भी चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है 14 मार्च से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हैं, और उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती हैं। तो वो सारी सॉल्व फाइल्स आपको कहाँ से मिलती हैं? बिल्कुल इसी चैनल से आपको सारी सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल्स मिल जाती हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर दो अपने सभी साथियों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो जाए। इसके अलावा चैप्टर 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियरली समझा दी है आप सभी को। और इसमें भी मैं आपको चैप्टर 3 बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैं आपको करने वाली हूँ। आगे बढ़ने से पहले लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो इस चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व एक। ठीक है, तो ये आधुनिक विश्व एक है। मैं इस चैनल की होस्ट तनु हूँ, और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में 1 मार्क में भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको लैंग्वेज भी बताने वाली हूँ, किस तरीके से लैंग्वेज उनकी चेंज करके वो लोग पूछते हैं। उसके अलावा हम बाद में देखने वाले हैं आपके 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स में जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और उसके बाद लास्ट में हम देखने वाले हैं 8 से 10। ठीक है, तो 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके पेपर में, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार 1 मार्क में एमसीक्यू के फॉर्म में एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन से हैं? और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वहाँ पे आपको इन सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, पुनर्जागरण ने विज्ञान के क्षेत्र में कैसे योगदान दिया? तो पुनर्जागरण जो था उसने कैसे विज्ञान का क्षेत्र, उसको कैसे बढ़ावा दिया? उत्तर इसका हो जाएगा, पुनर्जागरण निम्न प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। कैसे? पहला पॉइंट है, कारण पर अंधविश्वास के मुकाबले अधिक बल। तो यहाँ पर क्या होता है पुनर्जागरण? पुनर्जागरण बेसिकली होता है मानव का विकास। ठीक है, तो ऐसा युग जिसमें मानव का विकास हो। इसमें क्या होता है कि कारण पहले जाना जाता है, अंधविश्वास बिना मतलब अंधाधुंध विश्वास नहीं किया जाता, पहले कारण समझा जाता है किसी भी चीज़ का, इसीलिए बिल्कुल कारण पर ज़्यादा बल दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है, वैज्ञानिक जांच, अवलोकन और प्रयोग पर आधारित है। यहाँ से क्या हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने वैज्ञानिक जांच करनी शुरू की, अवलोकन और जितने भी प्रयोग होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो करने इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसमें हमें मुख्य विशेषता बतानी है, आंसर हो जाएगा मानवतावाद। ठीक है, तो इसमें मानवतावाद की जो है मुख्य विशेषता है। प्रश्न नंबर 3 है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस उद्योग से हुआ? तो कौन सा ऐसा उद्योग था, व्यापार था, जिससे कि औद्योगिक क्रांति का स्टार्टिंग हो गई? तो आंसर हो जाएगा कपड़ा उद्योग से। ठीक है, तो मतलब जो क्लोथ के उद्योग होते हैं उनसे इसकी स्टार्टिंग हुई। प्रश्न नंबर 4 है, इनको ध्यान से देखिएगा, एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत बार पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन वही रहने वाले हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत की प्रसिद्धि किस क्रांति से मिली? ठीक है, तो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व, तो ये जो सिद्धांत थे इनकी प्रसिद्धि कौन सी क्रांति से हुई थी? कौन सी क्रांति से ये पूरे विश्व में फैले थे? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, उत्तर इसका है फ्रांस की क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसने इन तीनों को बढ़ावा दिया।
उसके बाद 5th क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, औद्योगिक क्रांति ने समाज को किन वर्गों में बांटा। तो ऐसे कौन से वर्ग थे जिनमें इन्होंने इसको बांट दिया था। आंसर है इसका पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। ठीक है, तो पूंजीपति जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे और दूसरा था श्रमिक जो कि लेबर वगैरह होते हैं, उन वर्गों में इनको बांट दिया गया। प्रश्न नंबर 6 है, प्रथम इंटरनेशनल ने क्या घोषणा की। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रथम इंटरनेशनल ने संसार के सभी मजदूरों से पूंजीवाद के शोषण के विरुद्ध संगठित होने की अपील की। तो प्रथम इंटरनेशनल ने क्या किया कि मजदूरों से ज़्यादा काम करवाया जाता था और पूंजीवाद जो थे उनका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे थे, इसीलिए प्रथम इंटरनेशनल ने सभी संसार के जितने भी मजदूर थे उनको इस शोषण के खिलाफ उठने का और आवाज़ उठाने का अपील जो है की थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां है, 2 मार्क्स में हमारा लास्ट क्वेश्चन, बिस्मार्क की नीति का दूसरा नाम क्या है। तो हमें बताना है बिस्मार्क की नीति है उसका दूसरा नाम किस नाम से वो और जानी जाती है। उत्तर हो जाएगा रक्त और लोहे की नीति के नाम से। ठीक है, तो इसको रक्त और लोहे की नीति के नाम से भी जाना जाता है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट। उसके बाद 4 से 6 मार्क्स में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो हम जानने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8वां है, अमेरिका, फ्रांस और रूस की क्रांति की विशेषताओं का वर्णन करो तथा इनसे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हमें बताना है अमेरिका, फ्रांस और रूस की क्रांतियाँ जो हुई थी उनकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, पहले तो ये बताएंगे और उसके बाद उसी में बताना है कैसे जो पूरा वर्ल्ड है इससे कैसे प्रभावित हुआ। उत्तर इसका है, अमेरिका क्रांति की विशेषता बतानी है। पहले सबसे पहले अमेरिकी क्रांति की विशेषता देख लीजिए, ये है, इस क्रांति ने विश्व पर बहुत अधिक प्रभाव डाला। स्वतंत्र की घोषणा की समानता और उसके सम्मुख जीवन तथा स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया। अधिकार संबंधी अधिनियम से नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए। किसकी बात हो रही है, अभी यहाँ पर अमेरिकी क्रांति की बात हो रही है। ठीक है, तो अमेरिकी क्रांति से क्या हुआ, अधिकार जो थे वो मिलने लग गए लोगों को और बाकी जो जीवन था वो स्वतंत्र जीवन जीने की इन्होंने मांग की और इसके सम्मुख उन्होंने जीवन और स्वतंत्रता को जो है सुनिश्चित करना चाहा कि हमें भी स्वतंत्रता मिले, हमें भी समानता मिले। इस क्रांति में बेसिकली ये था। उनमें सबसे प्रमुख अधिकार थे भाषण की स्वतंत्रता, प्रकाशन, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता, कानून के न्याय प्राप्त करने का अधिकार। इन विचारों का विश्व के अन्य भागों में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो इन्होंने क्या क्या जो मांग थी इनकी, स्वतंत्रता किस चीज़ में चाहिए थी इन्हें, प्रकाशन होता है, मतलब कोई भी अगर न्यूज़पेपर छाप रहे हैं तो उनको अच्छे से किसी की भी वो मतलब अगर कोई बुराई है तो वो भी उसको दिखा सके। ठीक है, न्यूज़ चैनल वाले, वो होता है प्रकाशन की स्वतंत्रता। धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता होती है कि हम कोई भी धर्म अपना सकें, वो स्वतंत्रता। कानून के न्याय को पाने की स्वतंत्रता, यानी सबके लिए कानून बराबर हो, सबको न्याय मिले। ऐसा नहीं कि पैसे वाला ज़्यादा है तो उसी को न्याय मिल रहा है और जो छोटा वर्ग है उसको न्याय नहीं दिया जा रहा है। तो सबको न्याय प्राप्त करने का अधिकार मिले, ये सारी स्वतंत्रता की मांग इन्होंने की थी और इसका विश्व के सभी भागों में जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो क्योंकि अगर एक जगह स्वतंत्रता मिल रही है तो बाकी सब भी सोचते हैं कि हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए और हमें भी शायद जो है इसके अच्छे परिणाम मिले। तो ये तो थी अमेरिकी स्वतंत्रता की बात। उसके बाद फ्रांस की क्रांति की विशेषताएं क्या क्या हैं। इस क्रांति ने संप्रभुता के सिद्धांत और बंधुत्व के सिद्धांत और बंधुत्व की भावना पर आधारित राष्ट्रीयता को स्थापित किया। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई। तो इसने क्या किया, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आया था कि इसने क्या किया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई थी। फ्रांस की क्रांति समानता, धार्मिक उदारता और निजी संपत्ति की सुरक्षा पर आधारित थी कि हमारी जो संपत्ति है वो हम तक ही रहे, हमारे पास ही रहे और उसको जो है पूरी सुरक्षा मिले, इस पर आधारित ये क्रांति थी। नेक्स्ट क्रांति है आपकी रूस की क्रांति। ठीक है, रूस की क्रांति की विशेषता थी, रूस में किसानों और श्रमिकों ने मिलकर नई सरकार स्थापित की। उत्पादन व्यवस्था में लाभकारी प्रवृत्तियों को समाप्त कर दिया गया। रूस के सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए गए। आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई गई। रूस की क्रांति का संपूर्ण विश्व पर प्रभाव पड़ा।
क्या हुआ इससे, रूस की क्रांति जो थी उससे सारे विश्व पर प्रभाव पड़ा। कैसे कि इन्होंने आर्थिक विकास के लिए जो है योजनाएं बनाई, सभी को अधिकार प्रदान किए गए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं इन तीनों ने क्रांतियों में क्या मांग की, हम इन तीनों ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की मांग की। ठीक है, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 9वां, सामंती समाज के विघटन के लिए एक उत्तरदायी कारक जो है हमें बताने हैं। उत्तर हो जाएगा इसका, मध्य युग के अंत में व्यापार के विकास के साथ ही नगरों का भी विकास होता गया। क्या हुआ, तो जब मध्य युग आया, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से मध्य युग के ऊपर हमने वीडियो बना दी है, आप देख लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा तो उसके बाद आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मध्य युग जब आया उसके अंत में क्या हुआ, व्यापार के विकास के साथ ही नगरों का भी विकास होता गया। ठीक है, व्यापार तो बढ़े लेकिन उसके साथ नगर का भी विकास होता गया। व्यापार और शहरों के उत्थान के साथ ही सामंती व्यवस्था का विघटन शुरू हो गया। नगरों में कुछ लोग भी व्यवसाय कर सकते थे। अब क्या हुआ, नगरों में भी व्यवसाय होने लग गए, यानी नगरों में भी ये जो व्यापार थे वो आने लग गए, बिजनेस वगैरह कह सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग व्यवसाय की खोज में तो नगरों में आए, साथ ही वे सामंती उत्पीड़न से भी आज़ाद हो गए। अब क्या हुआ, ग्रामीण जो गांव के लोग थे वो भी नगरों में क्यों आने लगे। अभी भी आप देखते होंगे कि जो लोग होते हैं ग्रामीण, वो आते हैं दिल्ली वगैरह ऐसे जो नगर हैं उनमें। तो पहले भी जो ग्रामीण लोग थे वे नगरों में इसी खोज में आए थे कि उनको व्यवसाय मिल सके, पहला कारण तो यही है, और उनका जो जीवन है वो बेहतर हो सके। तो वो लोग इन नगरों में आए और इससे उनका क्या हुआ, सामंती जो अर्थव्यवस्था थी या उत्पीड़न था उससे भी उनको आज़ादी मिल गई। शहरों ने उत्पाद के लिए नकदी फसलों को प्रोत्साहन दिया। किसान अब कर की अदायगी श्रम के बजाय नकद रकम में जो है करने लग गई। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को प्रोत्साहन मिला। आर्थिक रूप से संपन्न व्यापारी वर्ग सामाजिक स्तर पर उच्च स्थिति प्राप्त करने लगे और सम्राट को अपना समर्थन देने लगे। क्या हुआ कि जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यापारी थे वो निम्न वर्गों को भी अपना जो है क्या करने लगे, उनको भी सपोर्ट करने लगे और उनसे जो है कम कर लिया जाता था, और हालांकि कुछ जगहों पर कर लिया ही नहीं जाता था। ठीक है, जिससे कि सम्राट को भी समर्थन मिलने लग गया। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, ये अभी हम 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10वां है, पुनर्जागरण आरंभिक विचारों और मान्यताओं से किस प्रकार से या कैसे अलग है, वर्णन करना है हमें। ठीक है, तो पुनर्जागरण जो है आरंभिक विचार और मान्यताएं जो थी उनसे कैसे, मतलब जो स्टार्टिंग में विचार रखते थे लोग और मान्यताएं रखते थे और फिर नया पुनर्जागरण आया, नया मानव का विकास हुआ, तो वो कैसे अलग अलग थे, तो हमें वो बताना है। उत्तर इसका हो जाएगा, पुनर्जागरण सामंती व्यवस्था के पतन और नए विचारों के जन्म के साथ शुरू हुआ। इसमें क्या था, सामंती व्यवस्था का पतन हो गया, मतलब वो खत्म हो गई सामंती व्यवस्था और यहाँ पर नए विचार आए। ठीक है, पुनर्जागरण से लोगों के बौद्धिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब एकदम से कोई चीज़ आए, नई चीज़ आए तो लोगों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, और कई लोग इसको एक्सेप्ट नहीं भी कर पाते हैं। तो इससे क्या हुआ, लोगों के जो बौद्धिक जीवन था या फिर जो सांस्कृतिक जीवन था उसका भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ गया और कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। इस युग के नए विचारों ने मानवतावाद, तर्कवाद और प्रश्न करने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। पहले लोग क्या करते थे कि जहाँ चला दिया वहीं वो लोग चल गए, लेकिन अब ये जो नया पुनर्जागरण आया उससे लोग प्रश्न करने लग गए कि ये है तो ये क्यों है, या फिर ऐसा तुम कह रहे हो तो ऐसा क्यों कह रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, प्रश्न करने की उनकी प्रवृत्ति बन गई, तर्क वो लोग देने लगे, फैक्ट्स बताने लग गए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मानवतावाद आ गया इससे। ठीक है, पुनर्जागरण में मानव का गुणगान किया जाता था। इसमें क्या हो गया, मानव का गुणगान होने लग गया, मानव के सुख भोग के अधिकार और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति का समर्थन किया जाता था। इससे मध्ययुगीन चर्च द्वारा प्रतिपादित प्रलोक की धारणा, धार्मिक तपस्या तथा संन्यास का विरोध किया गया। इसमें क्या था कि लोगों को विज्ञान वगैरह इन सब से चीज़ों को जो है उनको जागरूक किया गया और जो धार्मिक तपस्या थी, संन्यास था, इन सब का विरोध किया गया। मानवतावाद में लोगों की इस नई अभिरुचि से भाषा, इतिहास, नीति शास्त्र, विज्ञान, दर्शन के कला क्षेत्र में नए विचारों और परिवर्तनों को प्रोत्साहन
ठीक है। तो इससे जो था सभी लोगों को प्रोत्साहन मिला, कला के क्षेत्र में या फिर नीति शास्त्र के क्षेत्र में, विज्ञान या फिर दर्शन, इन सभी के क्षेत्र में इसको जो है प्रोत्साहन लोगों को मिलने लग गया और लोगों की अभिरुचि नई तरफ जागरूक होने लग गई। ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, विद आंसर्स हैं ये, आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। उसके बाद आपके 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इनको थोड़ा सा ध्यान से आप देख लीजिएगा। अगर आप ये जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं तो पक्का आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आपका बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा कि हम क्या करके आएंगे। ठीक है। तो 8 to 10 मार्क क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रश्न नंबर 11 है, समाजवाद का क्या अर्थ है, हमें ये बताना है। इसके उदय का प्रमुख कारण क्या था, मतलब ये स्टार्ट हुआ तो क्यों हुआ, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। उत्तर हो जाएगा, औद्योगिक क्रांति ने समाज में 2 वर्ग, कौन कौन से, पूंजीपति और मजदूर या फिर श्रमिक वर्ग, इनको जन्म दिया। ये हमने 2 मार्क्स में भी देखा। ठीक है। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, पूंजीपति जो कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले थे वो आए और मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग भी आ गया। श्रमिक वर्ग गरीब और शोषित थे, उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अब आपने देखा होगा जो लेबर्स वगैरह होते हैं या फिर मजदूर वर्ग जो होता है वो काफ़ी गरीब होता है और इस वजह से उनका जो है शोषण भी कई बार कर लिया जाता है। ठीक है। तो वो इस प्रकार से थे, गरीब थे, शोषित थे और उन्हें कोई अधिकार भी नहीं प्राप्त था उस टाइम पे। ठीक है। कुछ लोग एक ऐसे समाज की कल्पना करने लगे जिसमें सामाजिक और आर्थिक स्तर पर समानता हो। ठीक है। तो कुछ लोग पर ये चाहते थे कि सभी को समानता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। 19वीं शताब्दी में कुछ समाजवादी नेताओं का महत्वपूर्ण स्थान था। ये ऐसे समाज बनाना चाहते थे जिसमें समानता हो। तो समाजवाद क्या है, समाजवाद है ऐसा जो समाज बनाना, ऐसा समाज जिसमें कि समानता मिले, सबको समान रूप से देखा जाए, चाहे वो पूंजीवाद हो, ठीक है, पूंजीवादी हो या फिर श्रमिक वर्ग से क्यों ना हो। इसके बाद आप लिखेंगे, समाजवाद की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली संकल्पना थी वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है। इसका अर्थ क्या है, इसके उदय का प्रमुख कारण पूंजीपति, मजदूरों का शोषण और समाज में वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद को खत्म कर देना था और निम्न वर्ग का शासन स्थापित हो सके, ऐसा ये लोग चाहते थे कि पूंजीवाद जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है। सबको समान अधिकार दिया जाए, मजदूरों का शोषण ना हो और समाज में जो वर्ग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 12 है, फ्रांस की क्रांति का क्या अर्थ है, ये बताना है। इस क्रांति के लिए दार्शनिकों के विचार कहाँ तक उत्तरदायी हैं, तो जो दार्शनिक थे उनके विचार कहाँ तक उत्तरदायी हैं। उत्तर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अभिजात वर्ग, पादरी और सामान्य वर्ग के लोगों में विभाजित था। ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ विभाजित था, अभिजात लोग रहते थे इसमें, पादरी लोग और उसके बाद सामान्य वर्ग के लोग। ठीक है। पादरियों और अभिजात वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। तो इनको क्या था, विशेष अधिकार मिले हुए थे, उन पर कर भी नहीं लगाए जाते थे। कर क्या होता है, टैक्स। ठीक है। टैक्स भी इन लोगों पर नहीं लगाए जाते थे। दूसरे और तीसरे वर्ग में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और व्यवसायी थे। लेकिन जो दूसरा और तीसरा वर्ग था वो कौन कौन सा था, किसान लोग थे उसमें, मजदूर थे, मध्यम वर्ग के लोग, व्यवसायी लोग थे, जिन पर करों का भारी बोझ था। अब क्या हुआ, पहले वर्ग में बिल्कुल कर नहीं लिए जाते थे, लेकिन दूसरा और तीसरा वर्ग था उन पर तो काफ़ी ज़्यादा बोझ कर दिया था, करों का टैक्स इनसे ज़्यादा लिया जाता था। मालिक की मर्जी के बिना वे काम भी नहीं छोड़ सकते थे, और क्या था कि वो लोग काम भी नहीं छोड़ सकते थे बिना अपनी मालिक की मर्जी के। डॉक्टर तथा शिक्षक आदि की स्थिति तो और भी बुरी थी, लेकिन जो डॉक्टर थे, शिक्षक थे, उनकी और भी ज़्यादा बुरी स्थिति थी। राजकाज के मामले में उनकी पत्नी का प्रभाव अधिक था, खजाना खाली हो गया था और जनता दुखी थी। तो इस क्रांति को कहते हैं फ्रांस की क्रांति, जब जो है पहले वर्ग के लोगों को ज़्यादा जो है विशेषता दी जाए और दूसरे और तीसरे वर्ग के लोगों से बहुत ज़्यादा कर वसूला जा रहा था, शोषण हो रहा था, तभी ये क्रांति उभर कर सामने आई थी। अब एक बात आप खुद सोचिए कि अगर एक वर्ग है उससे कुछ नहीं लिया जा रहा है और दूसरे वर्ग पर बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है, तो जो दूसरा वर्ग होगा वो काफ़ी ज़्यादा जो है उससे आवाज़ उठाएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसी कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति पर लोग
रूसो, वोल्टेयर आदि दार्शनिकों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के लिए लोक के सीमित शासन का सिद्धांत, मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और रूसो के सिद्धांत प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। 1789 में तीसरे वर्ग ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर फ्रांस के लिए एक संविधान बनाने का निर्णय किया। अब क्या हुआ, तीसरा जो वर्ग था उन्होंने क्या किया कि हम स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित करते हैं और फ्रांस का एक अलग संविधान होना चाहिए, नया संविधान होना चाहिए जिसमें सभी को बराबर माना जाए। राष्ट्रीय सभा ने मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को स्वीकार किया। नेपोलियन की नियम संहिता कानून के समक्ष समानता, धार्मिक उदारता और निजी संपत्ति की सुरक्षा पर आधारित थी। फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को प्रसिद्धि दिलाई। अब ये लाइन तो काफ़ी बार आ रही है, तो ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 12th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट आपका 13th क्वेश्चन है, पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिकों की उपलब्धियाँ क्या थी। किस तरीके से पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिकों ने अपना जो है योगदान दिया, क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ रहीं, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स उनको मिले। आंसर इसका हो जाएगा, पुनर्जागरण के साथ ही आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। विचारकों ने आस्था से अधिक तर्क और ज्ञान पर बल दिया, मतलब उन्होंने आस्था छोड़कर तर्क और ज्ञान जो है उन्होंने वो डिसाइड किया कि हम तर्कों पर, ज्ञान पर, इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। उनके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति निरीक्षण और अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है। इस काल में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कार्य हुआ। कोपरनिकस, कैप्लर और गैलीलियो 3 महान खगोल शास्त्री थे। अब क्या हुआ, यहाँ पर खगोल जो है, खगोल शास्त्र, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया और इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रगति भी हुई, विशेष कार्य भी हुआ। इसके बाद बताए गए हैं 3 पॉइंट्स में आपके आंसर जो हैं। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी और ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कैप्लर ने गणित की सहायता से स्पष्ट किया कि ग्रह किस प्रकार सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसने ग्रहों की गति और कक्षाओं के बारे में नियम प्रस्तुत किए। सूर्य और पृथ्वी के बीच चुंबकीय आकर्षण एक दूसरे को अपनी कक्षा में बनाए रखने में सहायता करता है, यह भी उसने बताया। तो कोपरनिकस ने क्या बताया कि पृथ्वी और ग्रह जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं। लोग क्या समझते थे कि पृथ्वी और ग्रह अलग अलग जो है घूमते हैं, लेकिन वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हैं और वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कैप्लर ने बताया कि वो सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये उन्होंने बताया। उसके बाद आइजक न्यूटन ने कैप्लर के विचार को विकसित किया। न्यूटन ने गणित की सहायता से सिद्ध किया कि सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमते हैं। अब इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है। इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया और गैलीलियो ने आकाशीय पिंडों को देखने के लिए एक दूरबीन बनाया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक दूरबीन बना दिया। उसने बृहस्पति के उपग्रहों, शनि की कक्षा और सूर्य में उपस्थित चिन्हों की खोज की। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इस काल में औषधि, खगोल और मानव शरीर रचना विज्ञान में असाधारण प्रगति हुई। ठीक है, तो हम ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई हो। अगर मेरे जो बताने का तरीका है आपको पसंद आता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताया करिए, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप लोग मुझसे नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में चाहते हैं और मैं किस तरीके से आपकी और अच्छी तरह मदद कर सकती हूँ। लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो अगर पसंद आई हुई हो तो। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी सभी साथियों के साथ, ताकि सबकी मदद हो जाए, सबको एग्ज़ाम्स की तैयारियां अच्छी तरह से समझ आ जाए कैसे उनको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा टीएच क्लासेस को, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स बल्कि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस, ठीक है, जहाँ पे आपको सारे सॉल्व टीएम में सारे सॉल्व प्रैक्टिकल्स सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिल जाता है एनएस से रिलेटेड बेसिकली। ठीक है, हमें सपोर्ट ज़रूर करते रहिए आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।